ईरान का अराक एटमी रिएक्टर तबाह हो गया है। इजरायल की बमबारी में एटमी रिएक्टर तबाह होने की जानकारी है। एटम बम बनाने में रिएक्टर का इस्तेमाल होता है, जिसके विनाश में तबाह होने की जानकारी सामने आई है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, इस वक्त सबसे बड़ी एक खबर यह है कि ईरान का अराक एटमी रिएक्टर तबाह हुआ है। ये देखिए टॉप एंगल से ली गए विजुअल्स, जिसमें इजरायल के बमबारी में एटमी रिएक्टर के तबाह होने की तस्दीक होती दिख रही है। एटम बम बनाने में रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। बड़ी खबर, इजरायल के दावे पर ईरान का बयान। अराक रिएक्टर पहले से निष्क्रिय था। अराक में रेडिएशन का खतरा नहीं है, ईरान की तरफ से दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि एटमी रिएक्टर तबाह किया गया है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, देखिए सबसे अहम और बड़ी खबर इस वक्त यही है जो आईडीएफ के दावे के तौर पर हमें सामने आ रही है। आप हमें बताइए कि आखिर ईरान और इजरायल में किसका दावा ज़्यादा पुख्ता नजर आ रहा है। अराक में रेडिएशन का खतरा नहीं है, ईरान ये कह रहा है, लेकिन आईडीएफ ये कह रहा है कि किसी भी तरह से हमने जितना विध्वंस पहुँचाना था हमने अराक में पहुँचाने की कोशिश की और हम कामयाब रहे हैं। सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई इन दोनों के बीच करीब दिखती है। सच्चाई ये भी है कि ईरान ने अराक हेवी वाटर सेंटर पर अटैक किया और इस सेंटर का इस्तेमाल यूरेनियम संवर्धन के लिए या फिर आगे परमाणु बम के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम जो मटेरियल है उसके लिए किया जाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि अराक सेंटर पर अटैक के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए 30 मिसाइल से हमला किया। तो इसका मतलब है कि उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था। और इन सब के बीच में आईएईए का बयान है। हालांकि आईएईए के बयान पर आप कितना भरोसा करें, खास करके तब जबकि उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ईरान से आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर वो लोग कहना यही चाहते हैं कि अभी न्यूक्लियर लीक नहीं हुआ है। तो ये खतरा हमेशा बना हुआ है, चाहे वो नतांज के साथ हो, फोर्डो के साथ हो या अराक हेवी वाटर सेंटर के साथ हो। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो तय है कि पहली बात तो कि ईरान के पास जितने भी न्यूक्लियर साइट्स हैं उन सब का बारी बारी से इस तरह से जमींदोज करने की कोशिश इजराइल करेगा। वहीं दूसरी तरफ अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा आपको भेजूं भी कि आईआरजीसी ने अपना वीडियो रिलीज़ कर दिया है जिसमें उन्होंने जो हमले आज सुबह में किए थे, जो ईरान से मिसाइल दागे गए थे, उसका वीडियो रिलीज़ कर दिया है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आईआरजीसी ये कहना चाहती है कि ईरान से इस तरह के मिसाइल दागने की क्षमता अपार है और वो लगातार ऐसे मिसाइल दागे जाएंगे। मुझे लगता है अब चूंकि यहाँ भी रात हो रही है, एक बड़ी जानकारी आ रही है, आप मेरे साथ बने रहिएगा। मनीष, एक इन्फॉर्मेशन आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से, बहुत बड़ी जानकारी है। इस वक्त खबर ये आ रही है कि 48 घंटे के अंदर अमेरिका फैसला ले सकता है। 48 घंटे मतलब 2 दिन जंग में शामिल होने पर यह फैसला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के हाल फिलहाल के आप अगर स्टेटमेंट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के इंतजार में है कि ईरान कोई ऐसी गलती करे जिसके छींटे अमेरिका तक पहुंचे और वो वैसे ही उस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो जाएं। ऐसे बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 2 दिन ईरान के लिए बहुत क्रूशियल है और अमेरिका के लिए निर्णायक होंगे। आपने सही कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ये फैसला लेगा और अमेरिका ये फैसला कभी भी ले सकता है। आप 48 घंटे की मोहलत दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप एक ऐसे पर्सनालिटी हैं कि 48 मिनट बाद वो क्या करेंगे वो उनको खुद को भी नहीं पता। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं इसके पीछे में ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर ये गेम कर रहे हैं। ट्रंप कंफ्यूज कर रहे हैं दुनिया को भी और ईरान को भी, और दूसरी तरफ नेतन्याहू अपना काम कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका को जो हथियार देना था, जिस तरह की मदद करनी थी, वो इजराइल को वो ऑलरेडी कर रहा है। उन्होंने तमाम तरह के हथियार दिए हैं और डिफेंस के रूप में वो इस वॉर में पार्टिसिपेट भी कर रहा है। लेकिन सक्रिय तौर पर जहां तक भागीदारी का सवाल है, जिसे मैं ये कहता हूं कि जैसे दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था कि 1941 में जब पर्ल हार्बर की घटना घटी और उसके बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ, तो देखते हैं कि ईरान इजराइल जंग का वो पर्ल हार्बर मोमेंट कब होगा, किस तरीके का होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात तो है कि अगर अमेरिका इसमें शामिल होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा मामला होगा। ईरान कह ही रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के तमाम बेस हैं
उन सब पर भी फिर वो अटैक करेगा। यहाँ इजराइल तो 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन जो दूसरे बेस ईरान के 100 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क में आएंगे। वहाँ अमेरिका को उन बैलिस्टिक मिसाइल से, सुपरसोनिक मिसाइल से अपने बेस को बचाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। एक और बड़ी जानकारी आ रही है इजरायली मीडिया के हवाले से, खबर जिस पर आप हमसे बात कर रहे थे, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। सिचुएशन रूम में ट्रंप की बड़ी बैठक को लेकर खबर है। खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड वहां मौजूद है। ईरान पर आज वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो फैसला क्या होगा? गो अहेड वॉर में जाने को लेकर अमेरिका की तरफ से, या फिर कोई और स्टेटमेंट आएगा अमेरिका की तरफ से? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी जो जानकारी है वो ये कि सिचुएशन रूम में ट्रंप की बड़ी बैठक हो रही है और खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड भी उसमें मौजूद है। ईरान पर आज से कहा जा रहा है कि एक ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो आने वाले वक्त में ईरान और इजराइल के युद्ध को एक नया मोड़ दे देगा। बड़ी खबर आ रही है, ईरान का इजराइल पर फिर भीषण अटैक हुआ है। ईरान का एक साथ मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है। तेहरान से तेल अवीव की ओर दागी गई हैं मिसाइलें। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं आसमान में, ईरान का इजराइल पर यह अटैक हुआ है, उसकी तस्वीरें हैं। ईरान का एक साथ मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुआ है। तेहरान से तेल अवीव की ओर ये दागी गई हैं मिसाइलें, और 30 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें आज ही ईरान ने इजराइल पर दागी है। तो आप इसका मतलब ये समझिए कि इतनी बड़ी भीषण संख्या में ईरान ने इससे पहले इजराइल पर अटैक नहीं किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान के हमले के बाद इजराइल में हाई अलर्ट है। इजराइल के कई शहरों में सायरन बज रहे हैं। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है और ईरान के लिए मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एयर डिफेंस एक्टिव होने के बावजूद, देखिए मैं मनीष के पास जाना चाहती हूँ इस बात को लेकर। मनीष, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो टॉप 5 में आता है। मैं तो कहूँगी कि वो टॉप 3 में आता है। लेकिन क्या ऐसी वजह है कि क्या बहुत बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई हैं, जिसको इंटरसेप्ट करने में बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि चूक गए और नुकसान हुआ इजराइल को? एक्चुअल एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल का कैसे काम कर रहा है? देखिए, इसको मैं अगर आसान भाषा में कहूँ तो ईरान के पास जो आज की तारीख में मिसाइल है, उसे रोकने की क्षमता दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में है। आप इजराइल की बात छोड़िए, अमेरिका के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पैट्रियट हैं या थार्ड हैं, वो भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि वो ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल और सुपरसोनिक मिसाइल को रोक दे। बैलिस्टिक मिसाइल तक तो फिर भी आप रोक लेंगे, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को कौन रोक पाएगा? वैसे ही जैसे रूस जब यूक्रेन में जब उसने ऑर्सनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, तो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पाए थे। और यही सबसे चिंता की बात है, यही सबसे खतरनाक बात है। मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान के पास हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल का वो जखीरा है जो दुनिया के शायद ही कुछ चुनिंदा मुल्कों के पास है, और उसकी काट इजराइल के पास नहीं है। देखिए, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो शॉर्ट रेंज का और थोड़ा बहुत मीडियम रेंज के मिसाइल को रोकने में सक्षम था, और इसी वजह से जब हमास से रॉकेट का हमला होता था, मिसाइल का हमला होता था, या हिजबुल्लाह से होता था, तो वो थोड़ा बहुत रोक लेता था, या फिर के 90% रोक लेता था। लेकिन जब हाइपरसोनिक मिसाइल आ रहे हैं, आवाज़ की गति से 15 गुना ज़्यादा गति, मतलब वो ईरान से दागे जाते हैं और 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच रहे हैं। तो वैसी स्थिति में आप सोचिए कि उसे रोकने की क्षमता होना मुश्किल की बात है। दावा ये तक किया जाता है कि फतेह-1 मिसाइल जो है वो अंतरिक्ष में जाती है और वहाँ से अपना रूट डाइवर्ट करती है। अगर इस तरह की कैपेबिलिटी होती है, मैं मिसाइल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इतनी मेरी समझ में आ रही है कि इतनी कैपेबिलिटी के बाद उस तरह के मिसाइल को रोकना किसी भी रडार के लिए, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान नहीं है। और यही कुछ हो रहा है, इसके बावजूद कि 30 इस तरह के मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है और तब जाकर वो यहाँ पर टारगेट पर हिट कर रही है। तो ये इस बात का एहसास इजराइल को है, लेकिन इजराइल इसका जवाब ये दे रहा है कि सोचिए, जब ईरान के पास आज इतनी ताकत है, तो कल के दिन में अगर उसने परमाणु बम बना लिया, तब इजराइल का क्या हाल करेगा। तो इससे पहले कि वो परमाणु बम बना ले, हम उसे खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी जानकारी आ रही है, अगले 2 हफ्ते में ईरान पर बड़ा फैसला ले सकते हैं ट्रंप। व्हाइट हाउस से बड़ी खबर आ रही है, तुलसी गबार्ड जिस मीटिंग में शामिल है उसमें ये अभी की बड़ी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। ईरान पर व्हाइट हाउस का बयान आ गया है। यूएस दूत स्टीव विटकॉफ ईरान के संपर्क में थे, व्हाइट हाउस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 2 हफ्ते के अंदर ट्रंप फैसला लेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले जो 15 दिन है वो इस युद्ध के लिए किस तरह के होंगे, वो बहुत कुछ अमेरिका के स्टेटमेंट से तय हो जाएगा। ईरान को लेकर व्हाइट हाउस का बयान,
देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। अगले 2 हफ्ते में ईरान पर फैसला लेंगे ट्रंप, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है। और ये कहा जा रहा है कि यूएस के जो दूत हैं स्टीव विटकॉफ, वो ईरान के संपर्क में थे और उनसे लगातार बातचीत की जा रही थी। मनीष, 2 हफ्ते की अब बात आ रही है। अभी तक हम कह रहे थे कि आने वाले 48 घंटे में अमेरिका ये फैसला करेगा कि वो इस युद्ध में किस तरह से एंट्री लेने जा रहा है। लेकिन जब हम ये सुन रहे हैं व्हाइट हाउस से कि 15 दिन का वक्त, ये बहुत बड़े विध्वंस का टाइम नहीं लगता है कि आपको है? क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में या तो युद्ध खत्म हो या फिर अगर वो बढ़ रहा है तो किस मोड में बढ़ रहा है? अमेरिका की तरफ से आपको ये संदेश क्या समझ आ रहा है? देखिए, अभी तो हालत यह है कि अगले 15 मिनट में क्या होगा किसी को नहीं पता। ऐसे में 15 दिन बाद क्या होगा, अमेरिका का फैसला क्या होगा और इस दौरान अमेरिका, इजराइल और ईरान के जंग का परिणाम क्या होगा, वाकई में ये सब कुछ डरा देने वाला है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के जो बयान व्हाइट हाउस से दिए जा रहे हैं उसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण ये है, आपको याद होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि वो कोई युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो किसी युद्ध में अमेरिका को नहीं घसीटना चाहते हैं और वो कहते थे इट्स नॉट आवर वॉर। तो वो अपनी जनता को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। वो बहाना ढूंढ रहे हैं, वो दलील ढूंढ रहे हैं जिससे वो अपने जो समर्थक हैं, जो मागा समर्थक हैं, जो उनके कोर सपोर्टर हैं, उनको वो संतुष्ट कर सके कि ये वॉर क्यों जरूरी था। देखिए, सब कुछ डिसाइडेड है। मैं आपको बताऊं, एक स्क्रिप्ट की तरह सब कुछ तय है कि कब एंट्री करनी है, किस तरह से एंट्री करनी है, ईरान में कैसे रिजीम चेंज करना है और उसके बाद की स्थिति क्या कुछ करना है। क्या रजा पहलवी को बनानी है या कोई अशरफ गनी जैसे किसी व्यक्ति को बनाना है और फिर ईरान के 5 टुकड़े करने, ये सब कुछ डिसाइडेड है। बस खाली ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका की जनता को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस बहाने से इस वॉर में उनकी एंट्री होगी और उसके बाद आगे की पटकथा लिखी जाएगी। ईरान का अंत तय है। ईरान मतलब ईरानियन रिजीम का, और ईरानियन रिजीम का के बारे में फैसला अमेरिका ने ले रखा है, इजराइल ने ले रखा है, वही होना है। इस बीच में ईरान की तरफ से भी हमले होंगे, ईरान की तरफ से भी तबाही होंगी और फिर एक दिन इजराइल और अमेरिका कहेगा बस बहुत हुआ और अब जो है सो आखिरी वॉर किया जाए और आखिरी वॉर के तौर पर ईरानियन रिजीम जाएगा। लेकिन इसकी भारी कीमत इजराइल को और ईरान को, दोनों को चुकानी पड़ेगी